नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है। उस महाराष्ट्र सेट में हिंदी विषय के जो पेपर है उसके हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके साथ ही जो यूजीसी नेट होता है, नेट जेआरएफ, वो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हम फिलहाल निबंध पढ़ रहे हैं और यह महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही और एक बात बताना चाहता हूँ, यह सब कुछ जो सामग्री है, यह सामग्री निःशुल्क इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत में प्रचलित प्राचीनतम लिपि थी, यानी प्राचीन काल से या यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से प्राचीन लिपि कौन सी है? तो खरोष्टी यह प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय दक्षिण में हिंदी भाषा प्रचार आंदोलन का केंद्र रहा, यानी जब स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था देश को स्वाधीनता पाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, तो उस समय में जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने वाला आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो इसका जो उत्तर है वह है मद्रास। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द की सत्ता हो जाती है। अभी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सत्ता को क्या कहते हैं? तो उसको जो है पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये हम अंतिम पेज पर आ गए, लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आधुनिकता का अभिलक्षण नहीं, यानी जो इसमें से आधुनिकता का कौन सा लक्षण नहीं है या आधुनिकता की कौन सी विशेषता नहीं है? यानी अभिलक्षण को हम विशेषता भी कह सकते हैं, अनुकंपन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आधुनिकता का कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा अभिलक्षण नहीं है? तो यहाँ पर जो है वह है, देखो, सामंती बोध। यह जो है आधुनिकता की निशानी या आधुनिकता का अभिलक्षण या आधुनिकता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, एजरा पाउंट ने किस सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व दिया? जो एजरा पाउंट नामक जो विद्वान थे, उन्होंने किस सिद्धांत को महत्व दिया? तो उन्होंने जो है बिंबवाद को महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भरत मुनि के रहस्य सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? यानी यहाँ पर जो निम्नलिखित जो नाम दिए हुए हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य है, और इनमें से किसने भरत मुनि के रहस्य सूत्र का व्याख्याकार नहीं है, यह पूछा है। तो यहाँ पर जो है आनंदवर्धन ने भरत का जो रहस्य सूत्र था उसकी व्याख्या नहीं की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? यानी यहाँ पर धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है वह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है वह है, देखो, हम विश्वाई जन्म के, यह जो है धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला है सबसे प्रथम, महादेवी वर्मा को मिला है, दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला है। यहाँ पर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता किस नदी पर आधारित है? यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है उनकी एक कविता है, वह किस नदी पर आधारित है? तो यहाँ पर जो है कुआनो नदी पर आधारित उनकी कविता है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? यानी जो हिंदी प्रदीप यह पत्रिका निकलती थी, इस पत्रिका के संपादक जो है वह बालकृष्ण भट्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में था? यानी श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, ठाकुर जगमोहन सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, यह जो नाम है इसमें से भारतेंदु मंडल में कौन था? तो ठाकुर जगमोहन सिंह यह भारतेंदु मंडल में थे। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे?
यानी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? एक मिनट, कहाँ चले गए? यहीं पर है हम। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? यानी सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो यह जो इसका जो उत्तर है सरस्वती पत्रिका, वह है नागरी परिचालन सभा काशी से निकलती थी। अगला प्रश्न है, इनमें से रचना काल की दृष्टि से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? यानी रचना काल की दृष्टि से तो यहाँ पर नाम दिए रामचरित उपाध्याय, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर जो है श्याम नारायण पांडे, यह जो है द्विवेदी युग के नहीं थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रबंध रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यानी मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? वो जयद्रथवत यह मैथिली शरण गुप्त का है, विष्णुप्रिया है, साकेत है, लेकिन उर्मिला जो है वह नहीं है। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद को अनियुक्ति पद्धति किसने माना है? यानी छायावाद को अनियुक्ति पद्धति किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक मिनट, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी लंबी कविता है? किरण, झरना, बसंत की प्रतीक्षा, पेशोला की प्रतिध्वनि। यहाँ पर जो है इसका जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता में पेशोला की प्रतिध्वनि यह लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाकाव्य में आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों पर प्रखर व्यंग्यात्मक आक्रमण हुआ है? यानी आधुनिकता की निम्न में से किस महाकाव्य में आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों पर प्रखर काव्यात्मक आक्रमण हुआ है? तो इसमें जो है इसमें एक मिनट, कितने तो इसमें जो है साकेत नहीं, कामायनी में हुआ है। अगला प्रश्न है, तहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, किसका कथन है? यानी तहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका जो उत्तर है रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है। अगला प्रश्न है, कामायनी में बसंत का दूत का संबोधन किसे दिया है? यानी कामायनी में जो बसंत का दूत कहा है वह किसको संबोधित कहा है? तो वह जो है श्रद्धा को कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है? जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि यहाँ पर कौन से नहीं है? तो बच्चन सिंह यह नहीं है। बाकी श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, यह जो है वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि है, लेकिन जो हरिवंश राय बच्चन है वह नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? यानी दूसरा सप्तक का, आगे जो है पहले सप्तक के कवि है, मुक्तिबोध भी पहले सप्तक के कवि है, और रघुवीर साय यह जो है यह दूसरे सप्तक के कवि है, और रामविलास शर्मा भी पहले के कवि है। अगला प्रश्न है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? यानी कामायनी का मूल दर्शन कौन सा है? तो यहाँ पर जो है कामायनी का मूल दर्शन वह प्रत्यभिज्ञा, यह दर्शन कामायनी का है। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? अपनी खबर जो है यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। अभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी रचना यहाँ पर नहीं है? तो आधुनिक हिंदी काव्य में रूप और विधाएं, यह जो है यह रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रईस राहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो रईस राहूकार हुआ है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये रईस राहूकार नहीं, रईस साहूकार मदन मोहन, यह जो है मदन मोहन जो है वह है, देखो परीक्षा गुरु में लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है उसमें हुआ है, यह यहाँ पर राहूकार नहीं साहूकार शब्द है। अगला प्रश्न है, हिंदी की 3 शैलियों का संगत वर्ग कौन सा है? यानी हिंदी की 3 शैलियाँ जो है इसका संगत वर्ग कौन सा है?
तो यहाँ पर जो है हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, यह जो है संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है भारतेंदु की काव्य रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है। अभी भारतेंदु की काव्य रचना कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए चतुरंग, उरेहना, बसंत होली और मन सोपायन, यह जो है संगत वर्ग है भारतेंदु की कविताओं का, काव्यों का। अगला प्रश्न है, एक मिनट, ये कहाँ चले गए, ये हो गया था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का संगत वर्ग कौन सा है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पर निबंध दिए हुए हैं और उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से निबंधों का संगत वर्ग है, यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर है अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता और कुटज। कल्पलता में आज ही हमने जो कविता नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध देखा। कल्पलता जो है, कल्पलता निबंध संग्रह में ही नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पहला निबंध है और उसमें केवल कुल 20 निबंधों की संख्या है और यह 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का निबंध संग्रह का सही क्रम जो है वह अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता और कुटज है। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य की दृष्टि से संगत वर्ग कौन सा है, यानी प्रबंध काव्य कौन से प्रबंध काव्यों का संगत वर्ग कौन सा है, यह पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए मधुमालती, जहांगीर चंद्रिका, बेली कृष्ण रुक्मिणी और बिसल देव रासो, यानी ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की एकांकी रचनाओं का संगत वर्ग। अभी भुवनेश्वर की जो एकांकियाँ है उनका संगत वर्ग कौन सा है, यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये हाँ, यहाँ पर जो है सही क्रमांक है प्रतिभा का विवाह, मृत्यु, आदमखोर, रोशनी और आग, यह जो है भुवनेश्वर के एकांकियों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाओं का संगत वर्ग। अभी केदारनाथ की जो रचनाएं है केदारनाथ अग्रवाल की, उनका सही क्रम पहचाना है और उसमें से है हे मेरी तुम, पंख और पतवार, आग का आईना, लोक और आलोक, यह जो है क्रम सही है। अगला प्रश्न है सियाराम शरण गुप्त की काव्य रचनाओं का संगत वर्ग। अभी सियाराम शरण गुप्त की काव्य रचनाएं कौन कौन सी है वह हमें देखना है संगत वर्ग। यहाँ पर जो है पहली है दैनिकी, नकुल, नो आ खाली और जय हिंद, यह क्रम सही है सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं का। अभी यहाँ पर श्रीधर पाठक की रचनाओं का संगत वर्ग पहचानना है हमें, श्रीधर पाठक की। और यहाँ जो है 33 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न पत्र में कुल 50 ही प्रश्न है और क्योंकि ये 2017 का है और 2019 से 100 प्रश्न हुए थे और यहाँ पर ये हम 2017 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। और 33 नंबर का जो प्रश्न है वह है श्रीधर पाठक की रचनाओं का संगत वर्ग पहचानना है। तो यहाँ पर जो है देखो गोखले प्रशस्ति, मेघदूत, गोखले प्रशस्ति और दूसरा जो है वह है देहदून, गोपिका गीत और भारत गीत, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है भिखारी दास की रचनाओं का सही वर्ग। अभी यहाँ पर भिखारी दास की रचनाएं दी हुई है और उसमें जो है भिखारी दास की रचनाओं में उनका सही क्रम है। देखो काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और विष्णु पुराण, यह जो है भिखारी दास की रचनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का संगत वर्ग कौन सा है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का संगत वर्ग या प्रकाशन वर्ष के अनुसार संगत क्रम कौन सा है, यह पहचानना है। उनका पहला नाटक यहाँ पर दिखाई देता है आंधा कुआं, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य, हरिश्चंद्र और कर्फ्यू, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर लेखन करने वाले लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। यानी जो उमर खयाम की रुबाइयाँ थी उन रुबाइयों से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर
होकर जिन लेखकों ने अपनी रचनाएं लिखी है उन लेखकों का कालक्रम हमें पहचानना है। एक मिनट। यहाँ पर है देखो, ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। मधुचरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भगवतीचरण वर्मा और हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने जो है उमर खयामी से प्रभावित होकर रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। अभी वृंदावन लाल वर्मा के जो नाटक है उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका सही क्रम हमें पहचानना है। तो इसमें से जो है उनका राखी की लाज पहला नाटक है, दूसरा है बांस की फांस और खिलौने की खोज एवं निस्तार, यह उनका सही क्रम है नाटकों का। अगला प्रश्न है यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार के निबंध संग्रह का संगत वर्ग। अभी जैनेन्द्र कुमार के निबंध जो है वह है देखो जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार एवं मंथन, यह जो है जैनेन्द्र के उपन्यासों का संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से राजेंद्र यादव के उपन्यासों का संगत वर्ग पहचानिए। अभी राजेंद्र यादव के उपन्यासों में वह जो है देखो पहला उनका उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, कुलटा, अनदेखे अनजाने फूल, यह जो है राजेंद्र यादव के उपन्यासों का संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। जगदीश चंद्र माथुर की जो एकांकी है उन एकांकियों का सही क्रम पहचानना है हमें। तो यहाँ पर जो है उनका पहला एकांकी जो है वह है भोर का तारा, मकड़ी का जाला, खिड़की की राह और शारदीय, यह जो है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विचारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ पर कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत का निर्माण किया है, रिचर्ड ने संप्रेक्षण सिद्धांत बताया है, और इलियट का कौन सा सिद्धांत है, इलियट का परंपरा का सिद्धांत है, और जॉक देरिदा जो है वह विखंडनवाद यह बताते हैं। अगला प्रश्न है यह भी सुमेलित कीजिए ही है, निम्नलिखित शब्दों को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यानी तौलिया शब्द किस भाषा का है, तुरूप शब्द किस भाषा का है, चाय किस भाषा का है, और उसके साथ जो है मोर्चा शब्द किस भाषा का है, यह हमें पहचानना है। सबसे प्रथम तौलिया जो शब्द है वह तौलिया शब्द जो हम टावेल के रूप में इस्तेमाल कर बोलते हैं उसको, उस तौलिया शब्द जो है वह पुर्तगाल भाषा का है। तुरूप शब्द डच भाषा से आया हुआ है, और चाय शब्द चीनी से आया हुआ है, चीनी भाषा से, और मोर्चा जो शब्द है वह पारसी भाषा से आया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ पर जो लेख दिए हुए हैं और उन लेख के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रथम लेख जो है साहित्य की महत्ता। साहित्य की महत्ता किसका है, तो साहित्य की महत्ता जो है ये वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता क्या है, यह निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्य और लोकजीवन यह किसका है, साहित्य और लोकजीवन यह रामविलास शर्मा का है। और साहित्य का प्रयोजन आत्मा अनुभूति यह जो है यह है नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, एक मिनट कहाँ गए हम, अगला प्रश्न है हमारा गोदान के पात्रों को उनके पेशे के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ पर गोदान के पात्र दिए हुए हैं और वो पेशे से क्या करते हैं यह हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर जो है पंडित ओमकारनाथ क्या करता है, तो पंडित ओमकारनाथ जो है वह है संपादक है, पंडित ओमकारनाथ संपादक है। और मिस्टर मेहता क्या है, मिस्टर मेहता जो है वह दर्शन के अध्यापक है, मिस्टर मेहता दर्शन के अध्यापक है यानी दर्शन शास्त्र के। और श्याम बिहारी तेखा क्या है, तो श्याम बिहारी तेखा जो है श्याम बिहारी तेखा बीमा एजेंट है, और मिस्टर खन्ना यह बैंक मैनेजर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर एकांकियाँ दी हुई है और उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो चारुमित्रा यह एकांकी किसकी है? तो चारुमित्रा यह, एक मिनट, ये थोड़ा चारुमित्रा एकांकी किसकी है? तो चारुमित्रा एकांकी जो है वह है, देखो, राम कुमार वर्मा की है चारुमित्रा, राम कुमार वर्मा। और कलिंग विजय किसकी एकांकी है? तो कलिंग विजय जो है वह है जगदीश चंद्र माथुर की है। और तेग बहादुर की नहीं, वह फिर आई थी, यह गणेश प्रसाद की है, वह फिर आई थी। उसके बाद तेग बहादुर की भविष्यवाणी, यह जो है तेग बहादुर की भविष्यवाणी, यह सेठ गोविंद दास की एकांकी है। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क के जो प्रश्न थे वह यहाँ से प्रारंभ होते हैं। हम पहले स्थापना पढ़ते हैं और फिर तर्क। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। यानी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। जो हिंदी साहित्य की इतिहास की जो व्याख्या है रामचंद्र शुक्ल ने की हुई है, उसके अंदर का यह कोटेशन है। उसके बाद जो है नहीं है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। यह जो है स्थापना जो है यहाँ पर गलत है, यह जो है गलत दिखता है। और उसी के माध्यम से जातीय परंपरा और सामाजिक स्थिति का विश्वस्त विवेचन किया गया है। यानी यहाँ पर यह भी तर्क है, यानी स्थापना और तर्क दोनों यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, अगली स्थापना है, अष्टछापी कवियों के अनुसार कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप सर्वश्रेष्ठ है। यानी अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण का लीला रूप सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया है, यानी स्थापना गलत है। तर्क क्या बोलता है? कृष्ण योग साधना का संदेश देते हैं, यह भी गलत है। कृष्ण योग साधना का संदेश नहीं देते हैं, यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर भी गलत है। अगला प्रश्न है, धर्मांतरण रोकने का प्रथम प्रयास स्वामी रामानंद ने किया। धर्मांतर रोकने का जो प्रयास है वह सबसे प्रथम स्वामी रामानंद ने किया, यह बिल्कुल सही है। स्थापना तर्क क्या कहता है? हरि को भजे सो हरि का होय, जाति पाति पूछे ना कोई। यानी यहाँ पर तर्क जो है वह तर्क गलत है और स्थापना सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य भिखारीदास सर्वांग निरूपण आचार्य थे। आचार्य भिखारीदास ने सब काव्यांगों का औरों से अधिक एवं विस्तृत प्रतिपादन किया है, तर्क है यह। और यहाँ पर स्थापना क्या है? आचार्य भिखारीदास सर्वांग निरूपण थे, यह स्थापना सही है, वह सर्वांग निरूपण थे। लेकिन आचार्य भिखारीदास ने सब काव्यांगों की ओर अधिक विस्तृत नहीं किया था, यानी यहाँ पर तर्क जो है गलत है। यहाँ आज के इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत सा अंश उसी के संबंध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर यह गलत है, स्थापना गलत है। और तर्क क्या कहता है? प्रत्याभिज्ञ की व्यंजना किसी व्यक्ति को देख पूर्व मिलन को स्मरण करने में होती है, यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों भी गलत है। तो इस प्रकार जो है आज का जो प्रश्न पत्र था वह प्रश्न पत्र हमारा महाराष्ट्र सेट का, वह हमने PYQ क्वेश्चन के रूप में पूरा सवाल किया है और यहाँ पर जो है समाप्त होता है। यह 2017 का था और 2017 का जो पैटर्न था वह कुल हिंदी साहित्य के 2 पेपर होते थे, पेपर 2 और पेपर 3, 3 ऐसे होते थे जो हमने 2 देखा है। तो इस प्रकार जो है 2019 से जो भी पैटर्न बदला है उसमें पेपर 2 में पूरे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये हम 2017 का प्रश्न पत्र देखा है। यानी प्रश्न पत्र कब का ही हो, जो हिंदी साहित्य का भाग है वह तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो उसी के अनुसार हमने यह देखा है। तो आज के लिए इतना ही। और कल जो है, कल हम मिलेंगे जो विवेकी राय का निबंध है नेट के पाठ्यक्रम में, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वह हम कल देखेंगे। और फिर शाम के समय में, इसी समय में
यह PYQ क्वेश्चन जो 2018 का प्रश्न पत्र हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।